चलो जी, फिर करते हैं स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तीन ही होती है मेनली हमारे पास। पहला तो फिजिकल स्टेट है, तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होती हैं दे आर गैशियस एंड विद फिशी ऑर्डर। ये चीज नोट कर लेनी है आपने। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैशियस विद फिशी ऑर्डर, और जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस होती है with more than 3 कार्बन आर लिक्विड। तो लोअर वाली हमने बोला कि गैशियस होती है, फिशी ऑर्डर होती है, और जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस दे आर विद मोर देन 3 कार्बन एटम्स दे आर लिक्विड, एंड जो हायर अमाइंस होती है वो सॉलिड होती है। अच्छा, जो एनिलिन एंड अदर एराइल एमाइन वो नॉर्मली कलरलेस होती हैं, ठीक है, बट डेवलप कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो उनकी ऑक्सीडेशन होती है, इस वजह से वो कलर भी समटाइम एक्वायर कर लेती है। तो ये हो गया हमारे पास इनका और फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है, कर लिए नोट आप लोगों ने। फिजिकल स्टेट के बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो आती है सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर soluble in water। बता सकते हो क्यों? हाँ, क्यों सॉल्युबल होती है? बिकॉज नहीं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। विद वाटर। क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो कोई भी अमाइन, जैसे मान लेते हैं हमने ये लिख दिया ओ, ऐसे कर दिया हमने एच एन एच एच आर, तो इस तरह से एंड सो ऑन। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर soluble in water, and as size of alkyl group increases, तो solubility हमेशा ही डिक्रीज होती है, ठीक है। बिकॉज क्या रीजन होता है? क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी कम होती रहती है। ये सब में ही होता है, सब में ट्रेंड हमने अल्कोहल में भी किया हमने, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कॉमन सा ट्रेंड है कि जैसे जैसे नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इस वजह से वो सॉलिड। तो एज साइज ऑफ आर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी पैटर्न अगर हम देखें, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी एक, तो जो एनिलिन है वो सबसे कम सॉल्युबल है। देन अगर हम बात करें सेकेंडरी अमाइन की, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, एंड देन कंपेयर करें अगर हम
तो सिंपल बात कि लोअर एलिफेटिक अमाइन soluble in water because they can form hydrogen bond as the size of non-polar alkyl group increases tendency to form hydrogen bond decreases so they are less soluble in water. ठीक है, तो हायर जो एलिफेटिक अमाइंस है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का पैटर्न हमारा। अच्छा, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउट ऑफ ब्यूटेन 1 मोल and butane 1 amine, out of butane 1 mole and butane 1 amine which is more soluble in water and why? टॉपिक के बीच में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलिए जी इसका आंसर क्या हो सकता है? दिस वन। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड तो अल्कोहल भी बनाता है। हाँ? थोड़ा वीक होता है। नहीं, ब्यूटेन 1 मोल इज मोर सॉल्युबल। ब्यूटेन 1 मोल इज मोर सॉल्युबल बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारी वो ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OH बॉन्ड है वो मोर पोलर होगी देन NH बॉन्ड। तो अल्कोहल आर मोर पोलर एज कंपेयर टू अमाइंस। तो मोर इज द पोलैरिटी, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। हो गया जी, पॉइंट क्लियर। चलिए तीसरी और आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर हम करें बात तो वो है हमारी और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस वो हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ existence of H bond in amine। तो हमारे को पता है कि जो अमाइंस है ना उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमाइन। बना के देख लेते, वैसे हमने पहले भी बनाई थी इस तरह से। सपोज ये मैंने यहाँ पे प्राइमरी मान लिया, तो इन हमारे को पता है कि इसका इस अमाइन का H और इसका नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर बनेगी एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने किया बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट को उसको सब पॉइंट कर लेते हैं इसका कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमाइन। सेकेंड पॉइंट, अब ये भी ऊपर हमने सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड किया तो सेम ट्रेंड यहां पे होगा, बट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास। पिछली बार सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबिलिटी लोअर थी? अमाइंस की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज अल्कोहल्स आर मोर पोलर। ये छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 या असर्शन रीजन में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दे आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मास बिकॉज अल्कोहल्स आर मोर पोलर। हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अल्कोहल में ज्यादा होता है हाइड्रोजन और अल्कोहल में। थर्ड, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अमंग आइसोमेरिक अमाइंस
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे अगर हम देखें C4H11N, तो इसमें हमारे पास अगर C4H9NH2 जो कि प्राइमरी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। आइसोमेरिक अमाइन से मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है, एक ही उसके कंपाउंड है हमारे पास। तो अगर हम देखें यहां पे इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 350 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, इसका है 329 और इसका है जी 310 केल्विन। वैल्यू तो याद नहीं रखनी, हमारे को सिर्फ ट्रेंड याद रखना होता है। मुझे आप रीजन बताओ इसका। ब्रांचिंग तो नहीं हुई इसमें। ब्रांचिंग अगर आप देखें, चलो टर्शियरी में तो आप फिर भी माने, इसमें तो सीधा NH है, दोनों तरफ CH3। रीजन ये है कि यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगी, तो यहां पे 2H एटम्स अवेलेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 1H एटम है और यहां पे नो H एटम। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो सबसे स्ट्रांग किस में होगी? प्राइमरी अमाइंस में। हो गया पॉइंट क्लियर? देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो मैंने यहां पे लिखा देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल टू फॉर्म H बॉन्ड, देयर आर ओनली 1H एटम अवेलेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगी ना। और यहां पे हमारे पास इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन जो है वो फर्स्ट प्राइमरी के अंदर होगी। तो जितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वैसे तो आपको ये आता ही है और एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो हाँ जी, आपने बताना है, अरेंज करना है आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी 13.4। 13.4 का 5th पार्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। C2H5, CH3 whole twice NH and C2H5NH2। और एक इसका और है जी, वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें करना है हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और 6th पार्ट है इसी क्वेश्चन का, C6H5NH2, C2H5 whole twice NH and C2H5NH2। इनको हमने इंक्रीज अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। हाँ जी, दोनों सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दोनों को हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऊपर वाला बॉइलिंग पॉइंट है, निचले वाला सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। बोलिए जी। जैसे साइज ऑफ आर ग्रुप है ना, बेंजीन ज्यादा बड़ा है कि वो ये वाला
ये तो आप देख लो 6 कार्बन है इसमें, तो इसका तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, साइज भी बड़ा होगा, ऑफ कोर्स साइज ज्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है फिर उसमें जब हम सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। हो गया जी। चलिए फिर तो पहले का आंसर क्या होगा जी इस वाले का? हाँ जी चेतना जी। ये 3 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इसका सबसे कम होगा, उसके बाद थर्ड वाला, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है, C2H5 NH2, और सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का, ये होगा इनका इंक्रीजिंग। रिया सेकंड का आंसर इसका यस। तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इस ऑर्डर में होगा इनका, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी। चलो फिर ये होगी जी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, और अब चलते हैं हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादातर तो रिएक्शन होते हैं, पर इसमें सबसे पहला हम कर लेंगे बेसिक नेचर इसका, बेसिक कैरेक्टर। और बेसिक कैरेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अरेंज करने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तीन ही होती है फिजिकल। तो पहला हम कर रहे हैं जी और बेसिक नेचर, अमाइंस का बेसिक नेचर है। तो इसमें लिखना आपने, देखो हम अगर जो +1 का आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, हम पढ़ते हैं कि बेस 3 तरह के होते हैं, एक अरीनियस होता है, एक लुईस होता है, एक ब्रॉन्स्टेड होता है, याद है? अरीनियस होता है जो कि OH नेगेटिव रिलीज करते हैं और देते हैं मतलब अपना, और ब्रॉन्स्टेड होता है जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो लिखना जी आपने ड्यू टू लोन पेयर, due to lone pair these are Lewis base। तो लुईस बेस होते हैं लोन पेयर की वजह से, ठीक है जी। बट इन aqueous solution these behave as Bronsted base, these behave as Bronsted base, ब्रैकेट में लिखना आपने, दैट इज एक्सेप्ट H पॉजिटिव। जैसे ये हो गया जी हमारे पास, तो एक्वस मीडियम में वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसके ऊपर अटैक करता है नाइट्रोजन, और हमारे पास ये H पॉजिटिव इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। तो OH अपना नहीं दिया इन्होंने, वाटर का OH चाहिए। तो यहां पे आपने कंफ्यूजन नहीं करनी कि ये अरीनियस बेस नहीं है, दे आर ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता है? जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। अरीनियस होते हैं जो अपना OH देते हैं, जैसे ये NaOH है ना, ये अरीनियस बेस है। क्यों अरीनियस बेस? क्योंकि इसने अपना OH दे दिया ना, आयनाइजेशन हो गई, OH दे दिया। इसने अपना OH थोड़ी ना दिया, इसने किसका OH दिया? तो वाटर का OH है। खुद तो इसने क्या किया? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया इसने। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन जो अमाइन का होता है उसमें क्या होते हैं? OH आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो लिखना जी इसी में आपने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ड्यू टू रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन, ड्यू टू रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन, aqueous solution of amines, aqueous solution of amines form precipitates when FeCl3 or AlCl3 salts, FeCl3 or AlCl3 salts are added to aqueous solution of amines।
तो अगर हमने फेरिक क्लोराइड का सॉल्ट ऐड किया अमाइंस के अंदर तो हमारे पास बन जाएंगे ब्राउन प्रेसिपिटेट। उसी तरह से अगर हम AlCl3 का सॉल्ट ऐड करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो बेसिक नेचर होने की वजह से एक तो ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा हमारे को एक बात बताइए कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो लिखो जी आगे, ड्यू टू बेसिक नेचर amines form salts with acid. Amines form salt with acid. ये हो गया जी। उसी तरह से कोई और अमाइन ले लेते हैं हम, सेकेंडरी अमाइन। ओह सॉरी, इट शुड बी अमाइन, जरा जल्दी में। अमाइन, प्राइमरी अमाइन HCl के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं। मैंने गलती से यहाँ Cl लिख दिया था यहाँ पे भी। उसी तरह से सेकेंडरी अमाइन और HNO3 ले लिया हमने, C2H5 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट बन गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं हम और इवन एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। जैसे ये ले लेते हैं C6H5NH2 प्लस CH3COOH, तो क्या हो जाएगा C6H5NH3 पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। इसी में लिखना आपने आगे, ड्यू टू बेसिक नेचर अमाइंस एक्ट एज लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाई हमने लिगेंड्स, जो विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल आयन। And thus form soluble complex with transition metal ion। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में पहले, AgCl और जैसे ये मिथाइल अमाइन हमने लिया, इस तरह से। एट द सेम टाइम अगर हम ट्रांजिशन मेटल आयन का कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और क्या आप ऊपर वाले का नाम बता सकते हो कि भूल गए हैं सारे पिछले जन्म की यादें?
चलो छोड़ो फिर। डायमिथाइल अमाइन, बोलो फिर। हाँ क्लोराइड होगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना पड़ेगा इसका। इसका 0 होता है तो यहां पे हमारे पास, और ये प्लस वन आ जाएगा इसका, तो इसका नाम हो गया डायमिथाइलमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। अच्छा, नाउ जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ Kb और pKb। जैसे अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था लास्ट टाइम, तो उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ भी हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। जो Kb होता है वो इस तरह से आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ जी अभी बेसिक स्ट्रेंथ में चला हुआ काम हमारा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या लिया, बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसी में काम चला हुआ अभी सारा के सारा। तो इस तरह से होता है इसका। Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ Kb और pKb। जो pKb होता है हमारे पास, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। तो मोर इज वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर इज वैल्यू ऑफ pKb। More will be basic nature. ठीक है जी। तो मोर इज वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर इज pKb, मोर विल बी बेसिक नेचर। आगे लिखते हैं जी, हेडिंग दीजिएगा आप, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। नंबर 1, इन वेपर फेज, जिसको हम गैस फेज भी बोलते हैं। वेपर फेज और गैस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा अमाइन का, हो गया, रख दीजिए आप। तो वो किसी भी अमाइन के लिए, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। अगर बारिश लगी तो रुक सकते हो भी आप, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा जी, यानी टर्शियरी विल बी मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आप रीजन बता सकते हो इसका? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कर रहे हैं हम, आप कैसे क्या पूछ रहे हो कि किसका? कि इन वेपर फेज जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी माइंस है, वो टर्शियरी इज द मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। उससे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस तो तब होगा कि अगर कोई इसके पास आएगा। चलिए, तो यहां पे जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका होता है प्लस आई इफेक्ट।
तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये जीओसी का है एक तरह से, अगर हम देखें ना टॉपिक, यहां का कम और जीओसी का ज्यादा है, तो alkyl group has their plus I effect, as a result of which they increases electron density on nitrogen atom. More is the number of alkyl groups, more will be plus I effect and more will be electron density on nitrogen. And that is why जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस ऑर्डर में होती है। अगर हम मिथाइल एमाइन वर्सेस अमोनिया ही देख लें, इसकी जो पीकेबी होती है ना वो 4.75 है और इसकी जो पीकेबी है वो 3.29 है। आपने वैल्यू याद नहीं रखनी, मुझे याद थी, मैंने लिख दी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसकी पीकेबी वैल्यू कम होती है उतना ही ज्यादा बेसिक होता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो यहां पे एल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ है ना उसका प्लस आई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन ज्यादा रिच हो जाता है इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग और उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वेपर फेज में हमारे पास ये होता है, पर कहानी है यहां पे जो, और वो है इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड, इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्योंकि उसमें वाटर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का भी रोल रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो दैट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से सबसे पहला है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अभी अभी ऊपर हमने बात की कि जो टर्शियम अमाइन होते हैं ना दे आर मोस्ट बेसिक, टर्शियरी होना चाहिए, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। यहां पे आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो प्लस आई इफेक्ट इसमें जो है वो बोलते हैं डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, अकेले एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, जिसमें से पहला है प्लस आई, जिसके हिसाब से टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दूसरा जो है हमारे पास वो है स्टेरिक इफेक्ट। हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग ड्यू टू बल्की ग्रुप। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, इन तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन में। टर्शियरी में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब यहां पे जो नाइट्रोजन जो है वो एक तरह से अंदर छुप गया है, क्योंकि ये यहां पे बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहां पे 3 बल्की ग्रुप है, यहां पे 2, यहां पे 1 है। इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो सबसे कम इसकी हो जाएगी, क्योंकि जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर उसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो यहां तो नाइट्रोजन दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसको चारों तरफ से ढक रखा है, किसने, एल्काइल ग्रुप्स ने, मिथाइल ग्रुप ने। तो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। होगी बात। सो प्राइमरी शुड बी मोर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो ये दोनों ऑर्डर उल्टे हो गए। थर्ड फैक्टर क्या है, वो है हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन इफेक्ट क्योंकि एक्वस मीडियम में बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। अब थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, अभी मैंने ऊपर लिखा था कि Kb जो होता है हमारे पास वो होता है RnH2, RnH3 पॉजिटिव, ऐसा लिखा था ना, और OH नेगेटिव और RnH2। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये जो H एक्सेप्ट करने के बाद जो ये अमाइन आयन बना, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया किसी भी कारण से, तो Kb की वैल्यू बढ़ जाएगी, और Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो क्या होता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन
जो प्रोटोनेटेड अमाइंस होते हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन जो प्रोटोनेटेड अमाइन है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड ड्यू टू दिस सम एनर्जी इज रिलीज विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। मैं दोबारा से यहां पे लिख दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है एंड ड्यू टू दैट हाइड्रेशन एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइन बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने कि जैसे ये हम बात कर देते हैं मिथाइल अमाइन की प्राइमरी अमाइन, इसने क्या किया कि H पॉजिटिव लिया और ये बन गया प्रोटोनेटेड अमाइन, OH इसने दे दिया। जो ये प्रोटोनेटेड अमाइन बना ना, ये क्या करता है आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, क्योंकि एक्वस मीडियम में है। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी विच इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो प्राइमरी अमाइन ने H पॉजिटिव लिया, मैंने बेसिक कैरेक्टर शो किया और इस तरह से। अब अगर हम सेकेंडरी अमाइन की करें बात, इसने भी H पॉजिटिव, क्योंकि बेसिक तो ये भी है, तो यहां पे भी हमारे पास ये वाला बना प्रोटोनेटेड अमाइन, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाएगा आगे। तो अगर हम देखें तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन एटम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे, यानी इसमें कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू जो हमने ऊपर वाला किया। और जो टर्शियरी अमाइन है उसमें क्या होगा, उसमें एक ही H एटम अवेलेबल होगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड आगे वाटर बना सके। देखा? तो अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो भाई H एक्सेप्ट करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल तो प्राइमरी अमाइन हो गया। इसका मतलब कि उसकी H देने की पावर बहुत, H एक्सेप्ट करने की पावर सबसे ज्यादा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हुआ। तो ड्यू टू हाइड्रेशन इफेक्ट हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, प्राइमरी शुड बी मोर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। अगर ये हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो अभी क्वेश्चन हमारे से गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने बोला कि जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में क्या होता है कि हमारे पास 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। जो बेसिक स्ट्रेंथ, देखिए मैंने क्या बोला कि जो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, मिथाइल अमाइन की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने बोला था कि टर्शियरी सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये होना चाहिए था ना प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से। उसके बाद क्या हमने स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से क्या होना, उल्टा होना चाहिए था। और अभी भी रिसेंटली हमने किया हाइड्रेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। तो अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट देखें तो जो नंबर 2 वाला है ना वो हमेशा एक ही जगह पर रह रहा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पे हो जाएगा। जैसे केबीसी में आता है ना स्कोर बोर्ड कि पहले राउंड में ये आगे था, फिर उसने इतने टाइम में आंसर दिया, दूसरे ने फिर फाइनल में। तो अगर हम रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कि सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी देन टर्शियरी। नॉर्मली अभी तक कहीं पे भी हमने ट्रेंड पढ़ा हुआ है तो हम क्या पढ़ते हैं, तो 1 2 3 होता है, 3 2 1 होता है, पर ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें 2 देन 1 एंड देन 3।
अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। मैंने तो मिथाइल वाले की बात करी, क्या इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सबके लिए यही ट्रेंड होगा? अब होना तो ऐसे चाहिए, पर ये केमिस्ट्री है, यहां पे कभी भी चेंज हो जाता है। फॉर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, जो ट्रेंड है थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा? ठीक है, सेकेंडरी तो उसमें भी सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसमें टर्शरी आ जाएगा। पहले वाला, फिर उसमें आ जाएगा जी टर्शरी, और फिर आएगा उसमें प्राइमरी। उसी तरह से अगर प्रोपाइल होगा C3H7, यहां पे भी NH2, मतलब सेकेंडरी देन टर्शरी देन प्राइमरी। पॉइंट समझ आ रहा है? मिथाइल में क्या था? सेकेंडरी ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा था, देन प्राइमरी था, एंड देन टर्शरी था। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो जाता है ना, मिथाइल से बड़ा, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर था, हाइड्रेशन इफेक्ट, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन का रोल इतना नहीं रहता जितना प्लस आई इफेक्ट का रहता है। तो प्लस आई इफेक्ट तो टर्शरी का ज्यादा होता है। तो रीजन लिखना आपने, बिकॉज एज साइज ऑफ एल्काइल इज बिगर देन मिथाइल, as size of alkyl group is bigger than methyl, there will be more steric hindrance, there will be more steric hindrance to H bonding. ठीक है, तो steric, that is hydration effect will not be, लिख लेना आपने, that is hydration effect will not be significant as much as plus I effect. अगला लिखते हैं जी, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन। तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन में फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइन। सबसे पहली बात करते हैं हम अमोनिया वर्सेस एनिलिन। अमोनिया वर्सेस एनिलिन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी जो pKb वैल्यू होती है ना, वो 4.75 है, और अगर हम इसकी देखें pKb वैल्यू इसकी 9.33 है। कौन ज्यादा बेसिक हुआ? NH3। तो एनिलिन लेस बेसिक हो गया एज कंपेयर टू अमोनिया। रीजन क्या है? रीजन हमारे पास ये है कि भाई देखो, एक तो क्या है कि सपोज इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया वाटर से, और ये बन गया एनिलिनियम आयन। जाहिर सी बात है एनिलिनियम आयन बनना था, और OH नेगेटिव ने रिलीज कर दिया। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, अगर ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है
यहीं पे दिखा देता हूं मैं एक स्ट्रक्चर इसका। तो इसमें क्या हो गया कि बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो गया, NH3। बेंजीन का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया डिस्ट्रॉय, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस वो लेस स्टेबल हो गया। बोलते इससे क्या होगा कि बेंजीन इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। जब इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस ये हो गया लेस स्टेबल, एक रीजन तो यह। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, वो तो डीलोकलाइज्ड है बेंजीन में, वो तो है नहीं, अवेलेबल नहीं है, वो तो बेंजीन ने पहले विड्रॉ किए हुए। हमने हर चैप्टर में इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किए हुए ड्रॉ। तो यहां तो नाइट्रोजन के पास खुद ही पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, वो कैसे किसी की स्टेबलाइजेशन करेगा, किसकी हेल्प करेगा।